ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गुरुवार को गौतम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार, सीएम के प्रधान सचिव अविनाश कुमार और नगर विकास विभाग के सचिव अरवा राजकमल मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की बहुत जरूरत है। यहाँ के लोग इलाज के लिए राज्य से बाहर दिल्ली व चेन्नई जैसे बड़े बड़े शहर जाते हैं। आज के दिन में हॉस्पिटल बहुत जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अस्पताल की जरूरत पड़ती है। इस अस्पताल में लोगों का इलाज फ्री में किया जाएगा। सरकार हर तरह की सुरक्षा देने का काम करेगी। सरकार की सोच है कि गांव हो या शहर, सभी को चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। राज्य में डॉक्टरों की कमी है, जिसे पूरा किया जाएगा। झारखंड राज्य के लिए अच्छा संकेत है कि कई बड़े बड़े अस्पताल अब राज्य में आ रहे हैं। इसका फायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा। आपको बता दें कि 150 सीट का मेडिकल कॉलेज और 800 बेड का ये अस्पताल अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। अस्पताल में 100 बेड का आईसीयू होगा। अस्पताल में मरीजों के हर रोग का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। झारखंड जैसा प्रदेश में, इस प्रदेश में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का जो आज शिलान्यास में हम सबसे पहले उनको हम बड़ा बधाई देंगे। जो बड़ा ज़रूरत है इस प्रदेश में इस तरह का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जो आज फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत कुमार गौतम ने अपना कदम बढ़ाया। क्योंकि हर समय हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, झारखंड के परिवार बड़ा बड़ा शहर जाते हैं, कहीं कोई हैदराबाद जाते हैं, कोई चेन्नई जाता है, कोई दिल्ली जाते हैं। आज जिस तरह से आज विचार रखा और ये स्मार्ट सिटी एरिया में है और मनुष्य जीवन के लिए ये शरीर को साथ में ले जाने के लिए हॉस्पिटल बड़ा ज़रूरी है। हर मनुष्य जीवन को बिना हॉस्पिटल से आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हॉस्पिटल का बड़ा ज़रूरी है। हमारा विभाग, स्वास्थ्य विभाग के सचिव आप लोग ने बताया हमारा मेडिकल कॉलेज कितना है, प्राइवेट में कितना है, कितना डॉक्टर का कमी है। जो होना चाहिए डॉक्टर वो उतना नहीं है। और इसने इस हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज भी है, हॉस्पिटल सेवा वो भी फ्री चिकित्सा भी करेंगे। इसीलिए आज राज्य के लिए जो कदम है ये बहुत सराहनीय कदम है। इसीलिए आज उम्मीद करेंगे जो आज फाउंडेशन के अध्यक्ष अभिजीत कुमार से पूरा हम लोग का विश्वास है और आज सरकार की ओर से हर तरह की सुरक्षा की हम लोग को हमारा दायित्व है। और रांची के और मांझी में नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पर भारी दबाव था। एसएसपी खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में और मांझी का रहने वाला सुबोध कुमार जायसवाल और हीरालाल महतो शामिल है। 18 जून को रांची के और मांझी थाना क्षेत्र में एक 15 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। पीड़ित नाबालिग और मांझी इलाके में अपनी मां के साथ छोटे मोटे काम करके और कभी कभी इधर उधर मांग कर गुजारा किया करती थी। 18 जून की देर रात पीड़िता और मांझी के पंचायत सचिवालय के पास सोई हुई थी। इसी दौरान कुछ युवक कार से लड़की के पास पहुंचे और उसे जबरदस्ती कार में बैठा लिया। इसके बाद नाबालिग को आनंदी बगीचा ले गए, जहां सभी ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने के बाद कार में सवार अपराधियों ने आनंदी बगीचा के पास सड़क पर नाबालिग को फेंक फरार हो गए थे। इस वारदात के सामने आते ही रांची पुलिस की अलग अलग टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रही थी। एसएसपी ने बताया कि तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंच सकी है। एक बड़ा ही संवेदनशील अपराध घटित हुआ था, जिसमें एक अल्पवयस्क लड़की का गैंग रेप हुआ था। लड़की जो है वो हम लोग को पड़ी हुई मिली थी मैदान में, और उसके बाद फिर हम लोग जो है उस लड़की का इलाज कराए। लड़की अब भी इलाजरत है और ये बड़ा ही संवेदनशील अपराध था। सबसे बड़ी समस्या, चुनौती यह थी कि लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा वित्त के बारे में स्पष्ट बता नहीं पा रही थी और ये पुलिस के लिए बिल्कुल ब्लाइंड केस था।
और काफ़ी मेहनत के बाद रांची पुलिस की टीम, जिसमें डीएसपी सेली, थाना प्रभारी और मांझी, थाना प्रभारी बीआईटी मेसरा और मांझी के अन्य जो हमारे संघीय पदाधिकारी थे, काफ़ी मेहनत किया इन लोगों ने। और जो आरंभ था, क्योंकि लड़की जो है वह थोड़े गरीब बैकग्राउंड से आती है, तो बहुत ज़्यादा गाड़ियों की पहचान भी नहीं थी। वो कभी बोलेरो बोल रही थी, कुछ बोल रही थी, FIR में बोलेरो है। लेकिन जब हम लोग सर्च करना शुरू किए और अनुसंधान तकनीकी किए हम लोगों ने, तो काफ़ी बोलेरो की जांच के बाद फिर जब हम लोग CCTV फुटेज से पहुँचे, तब पता चला कि ये बोलेरो नहीं बल्कि ये स्विफ्ट गाड़ी है मारुति कंपनी की। और फिर अल्टीमेटली हमारी टीम ने DTO से रांची में जितने भी चलने वाले कॉमर्शियल स्विफ्ट डिजायर थे उसका लिस्ट लिया। 1300 गाड़ियों का लिस्ट मिला और उन 1300 गाड़ियों का हम लोग जो है एक एक करके जो CCTV फुटेज में देखना शुरू किए और अल्टीमेटली फिजिकली वेरीफाई हम लोगों ने 400 गाड़ियों और मालिकों का किया, जो बड़ा ही अपहिल टास्क था, क्योंकि ये चुनौती थी कि इसको किसी तरह उद्भेदन करना है। और लगभग 400 गाड़ियों करते करते हमें कुछ सूत्र प्राप्त हुए और तब अल्टीमेटली अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। जो अभियुक्त है उसने स्वीकार किया कि उसने कैसे कैसे घटना की। तो पता चला कि जो है विकास विद्यालय है बाजार टाउन, वहाँ पर से अभियुक्त जो है उस लड़की को सोए हुए पाया था। लड़की थोड़ा नशे की आदी है और इस कारण से जो है वहाँ पर भी वो इसके ड्राइवर जो हमारा अभियुक्त है उसके अनुसार वो नशे में वहाँ सोई हुई थी। और तब इसने उस नशे की हालत में उस लड़की को अपने गाड़ी में लिया और वहाँ से ले जाके, और वो जो है एक जगह है पाचा पुल और मांझी में, वहाँ पर गाड़ी के अंदर ये जो मुख्य अभियुक्त है और उसका जो साथी था उसने गाड़ी के अंदर रेप किया। और फिर बाद में जो है एक जगह बगीचा है आनंदी के पास, वहाँ पर भी रेप किया। तो लड़की के साथ 2 बार इन दोनों अभियुक्तों ने रेप किया है और उसके बाद ये लोग छोड़कर चले गए थे। पूरे कांड का उद्भेदन हो गया है और हम लोग जो है ठोस साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं। विश्वास है कि इसमें जो है जरूरी तो हम सजा दिलाएंगे। और रांची में सेना भर्ती के लिए आगामी 27 जुलाई से 10 अगस्त तक रैली आयोजित की जाएगी। सेना में भर्ती को लेकर तैयारी के संबंध में गुरुवार को सदर अनुमंडल पदाधिकारी और अपर जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में डायरेक्टर रिक्रूटिंग और भर्ती संबंधित पदाधिकारी भी उपस्थित थे। बाद में कर्नल विकास भोला ने कहा कि रांची जिले के युवाओं को सेना में ज्यादा से ज्यादा शामिल करना उनका लक्ष्य है। अधिकारियों ने कहा कि सेना में भर्ती के दौरान उम्मीदवार दलालों से दूर रहें। भारतीय सेना भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाती है। सरायकेला जिला के आरआरटी थाना क्षेत्र अंतर्गत इच्छापुर से सटे सहारा गार्डन सिटी कॉलोनी में स्वर्णरेखा परियोजना के कनीय अभियंता के बंद पड़े फ्लैट का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों की चोरी कर ली। कॉलोनी के चीज बेरी फ्लैट संख्या 4550 में इस भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वर्णरेखा परियोजना ईचा गालूडी कॉम्प्लेक्स के जूनियर इंजीनियर भवानी गौतम बीते रविवार को अपनी पत्नी के साथ पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के बलिया गए हुए थे। इस बीच बुधवार सुबह उन्हें पड़ोस के फ्लैट में रहने वाले प्रोफेसर द्वारा फोन कर फ्लैट का मेन गेट खुला होने की सूचना दी गई। इसके बाद भवानी गौतम ने फौरन अपने परिचितों को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने पाया कि फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ है, जबकि अलमारी का भी लॉक खुला है और सामान गायब है। फौरन घटना की जानकारी दूरभाष पर आरआईटी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन प्रारंभ कर दिया है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के बलिया गए भवानी गौतम वापस लौट आए हैं और मामले की लिखित शिकायत आरआईटी थाना में की है। उन्होंने बताया कि अलमारी में 2 लाख नगद और 15 से 16 लाख मूल्य के आभूषण रखे हुए थे। उनकी पत्नी प्रियंका के अनुसार वे लोग पिछले 5 सालों से इस फ्लैट में किराए पर रह रहे हैं। अलमारी के लॉकर को तोड़कर केवल नगद और आभूषण की चोरी की गई है। बाकी अलमारी एवं घर के सामान को हाथ तक नहीं लगाया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि चोरी करने वाले व्यक्ति को सटीक जानकारी रही होगी कि आभूषण एवं नगद रुपए कहाँ हैं। इधर मामले को लेकर आरआईटी पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। आसपास क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, जिसमें पुलिस को कई सुराग मिले हैं। हमको कल रात में सूचना मिला कि मेरा गेट का दरवाज़ा खुला हुआ है। अंदर घुस के सब देखा है सोसाइटी वाला, तो दोनों दरवाज़ा का लॉकर खुला हुआ था और गहना सब, और उसको सीधा करके उसमें से बंद ही ताला बाहर निकाल दिया। अच्छा। फिर अंदर घुसा था, ताला को यहाँ रख दिया था और अंदर घुस गया। कितना लाख का क्या क्या गया है आपका सामान? हार सेट है, अंगूठी चेन है।
कैश भी है क्या? कैश नहीं है। अच्छा, आप लोगों को सूचना कैश कैसे? है, मैंने थोड़ा मोड़ा है कैश। स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के वंशजों ने अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष एक दिवसीय उपवास रखा। उन्होंने घोषणा की है कि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया जाता है तो वे लोग आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेंगे। 1857 के स्वतंत्रता सेनानी नीलांबर पीतांबर जयमंगल पांडे, शहीद शेख भिखारी, शहीद टिकैत उमराव सिंह, शहीद जीतराम बेदिया के वंशज अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर उपवास पर बैठे थे। इन लोगों का कहना था कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों की स्थिति काफी दयनीय है। उन्हें सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिलती है और न ही सम्मान मिलता है। वंशजों का कहना था कि जिस तरह झारखंड आंदोलनकारियों को सरकार की ओर से सुविधा मिलती है उसी तरह उन्हें भी बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। दूसरे राज्य में भी सरकार की ओर से स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों को मदद दी जाती है, लेकिन झारखंड में उनकी अनदेखी की जाती है। 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नायक शहीद जयमंगल पांडे का 7वें पीढ़ी का वंशज हूँ और पूर्व में भी हम लोग एक डिमांड को लेकर के आए थे। राजभवन तक नहीं आए थे, राजभवन के पास आगाह किए। दूसरा है कि हम लोग सरकार को और राज्य सरकार को और राजभवन कई एक बार आवेदन दिए, मिलने का समय मांगे, आज तक नहीं मिला। आज विवश होकर के हम लोग को एक दिवसीय उपवास पर चरणबद्ध आंदोलन के तौर पर हम लोग को आना पड़ा और उसमें कई एक डिमांड है, कई एक ऐसे परिवार हैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार जिसका सरकारी सूची में नाम नहीं चढ़ा, तो कम से कम उसका नाम चढ़ जाए। एक आयोग का गठन हो, स्वतंत्रता सेनानी आयोग का गठन हो, उसका चेयरमैन हो, ताकि उस परिवार के लोगों को सूद ले पाए, तो एक ऐसा है। दूसरा चीज़ है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, यात्रा भत्ता, ये सब सरकार को मुहैया कराना चाहिए। क्योंकि झारखंड के आंदोलनकारियों को आप देखे होंगे कि पेंशन मिलना शुरू हो गया है, तो हम उनके खिलाफ नहीं हैं। तो क्या 1857 के जो क्रांतिकारी है उनके वंशजों को भी पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं? हरियाणा सरकार स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को 40,000 रुपया पेंशन देती है उस परिवार को चिन्हित करके। तो इसे सरकार कम से कम सम्मान के साथ साथ एक पेंशन भी लागू करे। और हम लोगों को एक और बात है कि जहाँ भी हैं किसी को आज तक सम्मान 15 नवंबर यहाँ पे होता है बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के तौर पर, लेकिन बिरसा मुंडा परिवार को भी सम्मानित उस दिन नहीं किया जाता। और केंद्रीय सरना समिति की अध्यक्षता में विभिन्न आदिवासी संगठनों और ग्रामीणों ने रांची एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर के ठीक बगल वाले जमीन पर चबूतरा निर्माण की मांग को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। बताते चले कि प्रशासन द्वारा सरना स्थल में बनाए गए चबूतरे को पूर्व में तोड़ दिया गया था। प्रशासन की इस कार्रवाई से खफा होकर विभिन्न आदिवासी संगठन के सदस्यों और ग्रामीणों ने एयरपोर्ट सड़क को पिछले महीने जाम कर दिया था। उस दौरान राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था कि उस जमीन के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और टूटे हुए चबूतरे को फिर से बेहतरीन तरीके से बनाया जाएगा। लेकिन 1.5 माह बीत जाने के बाद भी इस ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है। इसी मामले को लेकर आदिवासी संगठन और ग्रामीणों ने एक बैठक कर जल्दी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस मामले से उन्हें अवगत कराने पर चर्चा की। आदिवासी देवठान बढ़ा जतरा समिति के तत्वाधान में आज यहाँ पर बैठक रखी गई है। जिस तरह से आप जान रहे हैं कि अभी 1-8 महीना पहले जो यहाँ पर जो स्टेज बनी हुई थी वो स्टेट हैंगर के पदाधिकारियों गन के द्वारा सीओ के माध्यम से जो तोड़ दिया गया था, तो लोग ग्रामीण के आक्रोश के द्वारा यहाँ पर रोड सड़क जाम भी की गई थी। और हम लोग दूसरे दिन मुख्यमंत्री से मिला और मुख्यमंत्री से आश्वासन भी मिला कि जो भी यहाँ पर स्टेज जो टूटा है उसको हम लोग बढ़िया सुंदर से बना देंगे और उसके ऊपर हम लोग एक स्टेज भी बना देंगे ताकि धूप की गर्मी के दिनों में वो काम आएंगे। लेकिन अभी सरकार तरफ से कुछ पहल नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि गाँव के लोगों को मिल के जो आज बैठक की, इस बैठक में जो भी निर्णय होगा उस निर्णय के माध्यम से हम लोग आगे काम करेंगे। और हमें जहाँ तक उम्मीद है कि फिर हमें एक बार मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए इस विषय में और हमें उसमें एक बार मौका देना चाहिए कि आप इतना दिन के अंदर में इसको पुनः बना दें ताकि कुछ दिन में आने वाले जतरा है तो जतरा लोग बढ़िया धूमधाम से मनाएं। और अगर इस तरह से सरकार के पहल अगर नाकारात्मक रहती है तो उसे गाँव वाला के सहयोग से, हम लोग सामाजिक संगठन के सहयोग से फिर से पुनः हम लोग स्टेज को बनाने का काम पूरा करेंगे।
और सरायकेला पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो द्वारा गठित स्पेशल टास्क फोर्स ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चौका थाना क्षेत्र में चल रहे 2 मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। हालांकि इस दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन भारी मात्रा में नकली शराब बनाने के सामान बरामद किए गए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर स्पेशल टास्क फोर्स ने बुधवार की देर शाम चौका थाना अंतर्गत हैसा कोचा स्थित जंगल क्षेत्र में संचालित मिनी शराब फैक्ट्री में छापेमारी की। मौके से भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाला स्पिरिट, अलग अलग ब्रांड के रैपर, ढक्कन एवं शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाले 16 बोरा डोडा भी बरामद किया गया। 3 पिकअप वैन, 1 बुलेरो एवं 1 कार को भी मौके से जब्त किया गया है। बता दें कि एसपी मनीष टोप्पो का सख्त निर्देश है कि अवैध धंधेबाज या तो सुधर जाएं या इलाका छोड़ दें। इस आदेश के बाद जिले के हर थानेदार ने इन दिनों क्षेत्र में अवैध धंधेबाजों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। पिछले दिनों पुलिस अधीक्षक के द्वारा गठित स्पेशल टास्क फोर्स ने चांडिल क्षेत्र में संचालित हो रहे अवैध स्क्रैप, बालू, लॉटरी के विरुद्ध छापेमारी की थी। और सरायकेला जिले में शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक अधिगम को और बेहतर बनाने के लिए गुरुवार को NR+2 उच्च विद्यालय में निपुण समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपायुक्त रविशंकर शुक्ला उपस्थित थे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि एक शिक्षक की सबसे बड़ी पूंजी उसका वेतन नहीं बल्कि उसके विद्यार्थी होते हैं, जो आगे चलकर उनका नाम रोशन करते हैं। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि बच्चों के भविष्य को गढ़ने में मदद करें। उपायुक्त ने शिक्षकों से कहा कि दैनिक जीवन की गतिविधि तथा अन्य सरल माध्यम से छात्रों को शिक्षा प्रदान करें। इस तरह के समागम का उद्देश्य ये है कि बच्चे एवं शिक्षक अन्य विद्यालयों के बच्चों एवं शिक्षकों से कुछ सीखें और कुछ नई चीजें करने का प्रयास करें। इस उम्र में बच्चों में जिज्ञासा बहुत होती है। उन जिज्ञासा को समझते हुए उनका हल उन्हें बताएं। किसी तरह का डांट फटकार ना करें। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार व ADPO तथा अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थीं। कार्यक्रम में विभिन्न प्रखंड क्षेत्र से TLM संबंधित स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें बच्चों को काफी कुछ जानकारी मिली। जीवन में स्थिर हो पाता है तो उसको समझ में आता है कि आपका योगदान क्या है। जैसे हम लोग अपने शिक्षकों को याद करते हैं, वैसे ये बच्चे भी अपने शिक्षकों को, आप लोगों के लिए और विशेष करके जो शिक्षकगण यहाँ आए हैं उनके लिए इस प्रकार के समागम का उद्देश्य ये होता है कि बच्चे और शिक्षक अन्य विद्यालय के बच्चों और शिक्षकों से कुछ सीखें और आपस में किसी प्रकार का संवाद स्थापित करें। ये देखें कि किस तरह के मॉडल या किस तरह की सोच एक दूसरे से कुछ सीखते हुए नई चीज करने का प्रयास करें। और राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित हुई। इसमें झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में जिला अध्यक्ष के साथ सभी पदाधिकारी शामिल थे। प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुंजन सिंह ने कहा कि बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से महिला कांग्रेस की भागीदारी हो, इस पर चर्चा की गई है। चुनाव की तैयारी महिला कार्यकर्ता किस प्रकार सुनिश्चित करें, इस पर भी विचार मंथन हुआ है। उन्होंने कहा कि एक्शन प्लान के तहत महिला कांग्रेस स्थानीय मुद्दों पर काम करेगी। पार्टी के संदेश और मैनिफेस्टो में शामिल बातों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। प्रखंड महिला कांग्रेस अध्यक्षों का 3 दिनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक संपन्न हुई है, जिसमें मैं दिल्ली अभी परसों ही आई हूँ। 24 तारीख को हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ ये मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उस बैठक में शामिल हुई और महिला अध्यक्ष के नाते मैंने अपने प्रदेश की आधी आबादी की बातों को रखा और मजबूती के साथ रखा। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी बातों पे सहमति जताते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह आश्वासन दिया कि इस विधानसभा में महिला कांग्रेस को और संगठन की महिलाओं को वो जगह दिया जाएगा। चूँकि बीते लोकसभा चुनाव में थोड़ी उदासीनता थी, महिला कांग्रेस को जगह नहीं मिला। सरकार जो 5 साल चली उसमें बोर्ड निगम आयोग थे, महिला कांग्रेस को मेंबर्स या आयोग में कहीं भी जगह दिया जा सकता था, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो ये जो दिल की व्यथा थी वो हम लोगों ने सुनाया। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि अभी देश के जो हालात
इधर जमशेदपुर के गोलमुरी केबल टाउन स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। मंदिर में आगामी 3 से 7 जुलाई तक श्री लक्ष्मी नारायण प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का आयोजन होगा। रथ यात्रा के शुभ अवसर पर महायज्ञ समापन होगा। इसके बाद से यहाँ नियमित पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। कतला मंदिर के पंडित विनोद पांडे ने बताया कि 3 जुलाई को जल यात्रा, मंडप प्रवेश, नगर भ्रमण और जलाधिवास होगा। 4 जुलाई को देवताओं का आवाहन, पाठ, जप आदि कार्यक्रम होंगे। 5 जुलाई को मंडप में आवाहित देवताओं का पूजन, अरणि मंथन द्वारा अग्नि स्थापना, पाठ, जप, हवन आदि कार्यक्रम होंगे और उस दिन आध्यात्मिक गुरु पंडित विजय शंकर मेहता जी का श्रीमद् भगवत पारायण एवं रामधुन भी होगा। 6 जुलाई को देवताओं का पूजन, पाठ, हवन, नगर भ्रमण और शायदिवास होगा एवं 7 जुलाई को देवताओं का पूजन, जप, प्रतिमाओं का प्राण प्रतिष्ठा, पूर्णाहुति एवं भोग का वितरण होगा। जयपुर से श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति मंगाई गई है। इसके अलावा श्री गणेश एवं हनुमान जी की भी प्रतिमा मंगाई गई है। साथ ही साथ पूरा शिव परिवार की भी प्रतिमाएं मंगाई गई हैं। 7 जुलाई से विधिवत रूप से पूजा पाठ आरंभ हो जाएगा। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसके लिए यज्ञशाला का भी निर्माण किया जा रहा है। निर्माण जो हो रहा है जीर्णोद्धार का तब चल रहा है। विशेष करके प्राण प्रतिष्ठा के लिए जग मंडप की तैयारी भी चल रही है। लेबर लोग लगे हुए हैं, हम लोग डायरेक्शन दे रहे हैं कैसे क्या करना है। और 3 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक लक्ष्मी नारायण सहित शिव परिवार और माता काली का, गणेश जी का और हनुमान जी का, इनकी प्रतिमाओं का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, जो 3 तारीख से लेकर 7 तारीख चलेगा। 7 तारीख इसके बीच में संस्कार किया जाएगा मूर्तियों का और 7 तारीख को उनकी प्रतिष्ठा हो जाएगी। इसके बाद पूर्णाहुति, प्रसाद वितरण, लक्ष्मी नारायण, गणेश जी, हनुमान जी, पूरा शिव परिवार, उसमें भी गणेश जी होते हैं, कार्तिकेय होते हैं, माता पार्वती होती हैं, नंदी होते हैं और काली जी, माँ काली का। अभी अंदर का सब काम हो जाएगा, कुछ बाहर का भी हो जाएगा, लेकिन ये काम बहुत लंबा चलेगा, 2 साल तक चल सकता है। और आज के इस बुलेटिन बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।